स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। बातें भी होती हैं की भी जानी चाहिए, आदि आबादी उसका हक है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पंचायत चुनाव की, जहां 50% महिलाएं, यानी कि 50% कोटा महिलाओं का है। और पंचायत का चुनाव यानी कि गांव की सरकार, 2 चरण में मतदान 24 और 31 जुलाई को। अ, अगर हम 24 और 31 जुलाई को अगर हम बात करें चरण जो भी जिसमें कितनी महिलाएं चुनी जाएंगी, कितने 12 जिलों में 12 जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे, पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, यानी कि 3 स्तरीय जो चुनाव होते हैं उसको लेके हम बात करेंगे। और हमारे साथ ममता राकेश जी विधायक हैं, भगवानपुर से, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। और आशा नोटियाल जी भाजपा केदारनाथ से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। रजनी भंडारी जी कहीं पे जिला प्रमुख कहा जाता, जी नमस्ते, कहीं जिला प्रमुख कहा जाता है, कहीं जिलाध्यक्ष कहा जाता है। ये चमोली से हैं। तो चले हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, देवभूमि है, पहाड़ों का राज्य है, और उसके अपने एक अलग स्थिति है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर के संविधान में संशोधन करके पंचायत राज, और पंचायत राज में भी विशेष प्रावधान, और खासकर बात की जाए बाद में राज्यों में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। यहाँ 50% महिलाएं चुनी जाएंगी फिर। लेकिन क्या महिलाएं खुद डिसीजन कर पा रही हैं? वो फैसले लेने का हक उनका है। ऐसा तो नहीं परिवार के लोग फैसले ले रहे हो, वो केवल बस मूकदर्शक बन के बैठ जाती हैं। कई जगह की ऐसी स्थिति बनती है। अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन परिवार वालों का दखल काफी है। क्या ऐसे में यह मैसेज जाता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी नारी के उस सफर पर कुंडली मार के बैठी है, या फिर यूं कहूं कि वो खुलकर के उसे काम करने का जो हक है वो पूरा नहीं करने दे पा रही है? तो ममता जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने सुना है, भी पढ़ा भी आपके बारे में, बड़ा संघर्ष करके और आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। आप जनप्रतिनिधि, विधायक अब हैं, लेकिन इससे पहले पंचायत में भी आपने अपनी भूमिकाएं अदा की हैं। आजादी के इतने साल बाद अगर यूं बात करूं मैं, तो अमृत काल कहा जा रहा है इस युग को, इस समय को, इस काल को अभी जो चल रहा है। क्या माना जाता है आपको कि आज भी उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर पंचायतों में फैसले कर पा रही हैं? पहले तो नमस्कार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित दर्शकों को मेरा जी, नमस्कार। आपने थैंक यू जो मैम। सवाल किया है, मैं कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से आज भी जिस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में भी और देश में हो रही है, इस तरह से महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का केस हो, और जी चाहे मैम, हमारे देश में ये मणिपुर की। इस पे आऊंगा। ये मुद्दा एक हो सकता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, खासकर पंचायत चुनाव अभी हो रहे हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि नामांकन का काम खत्म हो चुका है, स्क्रूटनी हो रही है अब उनकी। उस पोजीशन में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या महिलाएं फैसले ले पा रही हैं? पंचायत में उन्हें पट्टा देना होता है, विकास की योजनाएं बनानी होती हैं, और भी 10 तरह के काम होते हैं पंचायत के जो उन्हें अधिकार मिले हैं। क्या उन अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग कर पा रही हैं, या परिवार के लोगों का दखल है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। जब से हमारी महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिली है, और जी, आरक्षण के जरिए पंचायत से, चाहे हमारी बीडीसी सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हैं, और आपके सामने इसका जीता जागता उदाहरण है कि मैं खुद एक महिला हूं, और मैं राजनीति में आने से पहले सरकारी विभाग में, हमारे शिक्षा विभाग में मैं शिक्षण कार्य मैंने किया है। आज ऐसा नहीं है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, और जब से महिलाएं आई हैं, आप देखिए हमारे यहाँ भी 33% महिलाएं पंचायत में हैं, चाहे छोटी में चाहे बड़ी हैं। वे सीखती भी हैं, क्योंकि नया रहता है उनके लिए, नए परिस्थिति रहती है, लेकिन उन्हें मनोबल मिलता है जब उच्च स्तरीय अदालत, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां भी देखती हैं, और अपना रोल मॉडल भी मानती हैं उन महिलाओं को जिन्होंने संघर्ष किया है, और संघर्ष करके एक अपना अलग मुकाम राजनीति में और समाज सेवा में बनाया है। तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी
जो हमारी प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सीखती हैं और निश्चित रूप से वो स्वतंत्र हैं। वो अपने फैसले अपनी स्वतंत्रता से और देश हित में और समाज हित में वो फैसले ले रही हैं। और आप देखें नए नए मुकाम स्थापित किए हैं, चाहे हमारे मंत्री भी महिला हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं मायावती जी उत्तर प्रदेश की। तो इन परिस्थितियों में आने वाली पीढ़ियां भी, मैं देखती हूँ जो हमारे बच्चे हैं, युवा संसद कह लीजिए, युवा संसद में वो प्रतिभाग करते हैं। और वहां से एमआईटी से भी हमारा एक सम्मेलन हुआ था विधायकों का, पूरे देश के विधायकों का। वहां से भी हमने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, राजनीति में आने के लिए प्रेरित हैं, उन्होंने भी सीखा और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और निश्चित रूप से उन्हें बल भी मिला। उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारी महिला जनप्रतिनिधि आगे बढ़ रही हैं और देश की और समाज की सेवा करके अलग स्थान बना रही। जी मैम, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आरक्षण है और चुनी भी जा रहे हैं कि महिला की जगह महिला चुनी जाएगी। और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या अभी भी परिवार के लोगों का उनके सरकारी कार्य में दखल है? क्या आप ये फैसले लीजिए, आप पीछे बैठ जाइए, हम पंचायत ही करते हैं? अब ऐसा नहीं है, अब कठोर नियम बने हुए हैं कि अगर जी महिला प्रधान है तो वो अपने फैसले स्वयं लेगी और स्वयं अपना कार्य करेगी। इसी जी तरह से अगर ब्लॉक प्रमुख महिला है तो वो अपने फैसले स्वयं लेगी। अगर किसी परिवार के व्यक्ति का दखल होता है तो उसकी शिकायत की जाती है और परिवार के व्यक्ति का दखल, ना तो वो किसी मीटिंग में आने के लिए अधिकृत रूप से आ सकते हैं, मीटिंग में उन्हें नहीं आने दिया जाता। तो महिला जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधियों को ना तो मीटिंग में आने दिया जाता और वो खुद अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और खुद फैसले ले भी रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि करना भी चाहिए। ये माना जाता है कि कई बार इस तरह के दखल होते हैं तो दखल से वो स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपने इस बात पे ठप्पा लगाया है कि ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है कि आधी आबादी अपने हक जो उन्हें मिला है उसे बखूबी निभा रही है। दो चीजें होती हैं, आप मेरे से बेहतर राजनीति में समझ सकती हैं, कि एक होता है परिवार के लोग या मित्र जानकार कोई भी हो, वो कॉपरेट करें, आपको सपोर्ट करें। एक होता है दखल, दोनों में बड़ा अंतर होता है। दखल देने का मतलब है कि आप उन्हें वो कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। एक सपोर्ट होता है जिसे कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं, आप जो कर रहे हैं फैसला अपने मन से करिए, सब हम आपके साथ में खड़े हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा काम करिए, विकास की योजना बनाइए। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम सब लोग आपके साथ होंगे। क्योंकि आपका तो खुद का भी एक सफर रहा है राजनीति का, जो मैंने सुना भी है कि शिक्षण कार्य के साथ साथ आपने बड़ी ग्रामीण सेवा भी की है, उसके बाद आप यहाँ तक का सफर तय किया है। तो ये मान सकते हैं मैम कि एक सपोर्ट करना, एक दखल देना, दोनों में अंतर है। कहीं हद तक ये बात सही है, लेकिन अब काफी बदलाव आया है। जब आपने मेरा पर्टिकुलर उदाहरण दिया है तो मैं अपने आप से ही बताती हूँ कि हमारा ससुराल का जो परिवार है, राजनीतिक परिवार है, पिछले जी 50 वर्षों से जनता की और समाज की सेवा करने का कार्य मेरे बाबूजी, मेरे ससुर साहब स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने उस समय अपने रोडवेज की नौकरी को छोड़ करके वो समाज सेवा में आए थे और दलितों का उद्धार करने का काम उन्होंने किया था और दलितों के मसीहा के रूप में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। क्योंकि उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश में मेरे ससुर बाबू स्वर्गीय कलीराम राकेश जी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई। उसके बाद मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, जो खुद बीडीसी के पद से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बन करके उन्होंने एक मिसाल पेश की, एक उदाहरण पेश किया। केवल उन्होंने दलित समाज की ही नहीं, दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज की उन्होंने राजनीति की और सर्व समाज के लिए वो अनेकों विकासशील योजनाएं लेकर के आए, उन्होंने धरातल पर उतारा। इसलिए मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जन जन के प्रिय थे और आज भी आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे सुरेंद्र राकेश जी को लोग भूले नहीं हैं। और मैंने ये प्रण कर रखा है कि मैं उन्हें जनता के दिलों में हमेशा जिंदा रखूंगी, क्योंकि इस तरह के लोग अमर हो जाते हैं हमेशा जनता जी के दिलों में अपने जी विशिष्ट जी कार्य से अपनी जी पहचान जी, बनाते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं जी के नक्शे कदम पर चल करके उन्हीं से हमने सीखा है, उसी तरह से हम जनता की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। ममता जी, आपका ये सफर रहा है खासकर राजनीति के अंदर। आप एक शिक्षिका थी, उसके बाद आप राजनीति में आई हैं, लेकिन आपने जो कहा कि 50 साल से आपका परिवार राजनीति में कई आयाम छू चुका है और काम किया उन्होंने, अच्छी बात है।
लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, या दर्शकों के सामने आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि पंचायत चुनाव, खासकर पंचायत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एक टीचर भी रही है, तो कई पंचायतों में, पंचायत समितियों में आपको अवसर भी मिला होगा वहां पे लोगों से मिलने का। ये सफर कैसा रहा और क्या महिला को परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी हमारी महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है। हमारा गांव में बसता है। मेरी विधानसभा खुद एक ग्रामीण विधानसभा है। मेरे हमारी 50-55 वर्ष की महिला है या 60 वर्ष की महिला है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है, वो आज भी दूसरों पर डिपेंड रहती है। तो लोग उनकी सिर पर उनकी फायदा भी उठाते हैं। नहीं है, मैंने बस कह रहा है कोई हो भी रहा है, मैं काम करें तो मेरे संपर्क में आ ऑडियो होता अटक रही है ममता जी की पूरी तरह से। मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल अब आप दिखाई दे रही हैं। मैं वापस से चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि आपकी ऑडियो डिस्टर्ब आ रही थी। जी, चलिए, मैं ममता जी आपके पास में मैं लौटूंगा, आप बने रहिए, हमारे साथ में रहिएगा। मैं रजनी भंडारी जी हमारे साथ में हैं। रजनी जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जी प्रणाम सर। जी नमस्ते। नमस्ते सर। तो रजनी भंडारी जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, चमोली की पूर्व सर जिला नहीं हो प्रमुख रहा है। हो। उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगी कि कैसा उनका सफर रहा। पंचायत राज के चुनाव इस वक्त उत्तराखंड में हो रहे हैं। 24 और 31 जुलाई को वहां वोटिंग होगी। नामांकन का काम पूरा हो चुका है। तो उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आधी आबादी और कितना उसे हक मिल पा रहा है, कितनी स्वतंत्रता है, काम में किसी का दखल तो नहीं रहता है, और दखल रहता है तो उससे किस तरह से निपट पाती हैं। कई ऐसे सवाल आपके भी जहन में होंगे कि जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे उनसे। और क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ टेक्निकल की प्रॉब्लम हो सकती है। वेदर आप देखते हैं कि लगातार वहाँ कभी लैंडस्लाइडिंग और दस्त रही। लेकिन चलिए, हमारे साथ में बनी हुई है रजनी जी। रजनी जी, आप, स्वागत है आपका। आप तो जिला प्रमुख रही हैं वहाँ की, अभी चमोली से। कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें हम तो? सर पहले तो आपको प्रणाम और आपका जैन टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर हमारा सफर बहुत संघर्षपूर्ण है। 3 बार जिला पंचायत, 3 बार लगातार मैं जिला पंचायत की सदस्य चुने गई जनता द्वारा। और जनता का अपार समर्थन और प्यार मिलता है, क्योंकि हम 24 घंटे जन सेवा में समर्पित रहते हैं। क्षेत्र में हमारा सीमांत जनपद है। यहाँ तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। कभी सड़क स्लाइडिंग हो जाती है, कोई बहुत मूलभूत समस्या, सुविधाओं की यहाँ कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां हैं यहाँ। यहाँ ऐसा कोई स्कूल बहुत दूर है और तमाम तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, सीधे रेफर करना पड़ता। बहुत हमारे महिलाओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र में सुविधाओं की कमी होने के कारण लोगों की जन सेवा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। जी जी, रजनी जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। रजनी जी एक चीज और जानना चाहूंगा मैं। अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं प्रधान होती हैं। हम लगे रहते हैं अपने जनता की सेवा में। जी जी सर। जी, तो सवाल मेरा ये है कि अपने परिवार के सदस्यों का या किसका दखल कितना रहता है, काम में कितना दखल रहता है? सर कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि जो प्रधान महिलाएं होती हैं डिसीजन उनके पति करते हैं। इसमें महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं।
हम चाहते हैं महिलाओं को स्वतंत्र रूप से डिसीजन करने का मौका दिया जाए, ताकि महिलाएं ईमानदारी से काम कर सके। और जो काम महिलाएं करती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। ईमानदारी से महिलाएं काम करती है और लगन से काम करती है, जैसे अपने घर परिवार को संभालते हैं वैसे ही जिम्मेदारी। पंचायतों ने तो महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया है। आज महिलाओं में आत्मविश्वास की जो बढ़ोतरी हुई है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, तमाम तरह की जो महिलाओं का विकास पंचायतों द्वारा हुआ है। बट अभी भी हमारे पहाड़ों में पुरुष प्रधान क्षेत्र है। पुरुष काफी रोक टोक करते हैं महिलाओं को प्रधान में कि डिसीजन खुद लेते हैं। पर अब सरकार का भी निर्णय है, जो लेडीज प्रधान बनेगी, क्षेत्र पंचायत बनेगी, प्रमुख बनेगी, वही डिसीजन लेंगी। उनका पति बैठक में नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यही होगा। सबसे बड़ी बात है कि इसी से महिला सशक्तिकरण की मिसाल होगी, और यही एक मेजर वो होगा। आपने सही कहा कि अभी भी दखल करते हैं, केवल उत्तराखंड की बात नहीं है। कई राज्य जहां पे भी मजबूती से पंचायत राज लागू किया जाता है, वहीं पे सभी की स्थिति यही है कि परिवार के लोगों का दखल होता है। महिलाओं को कह देते हैं कि आप बैठिए, वो मूक दर्शक की तरह बैठी रहती हैं। परिवार के लोग जो करते हैं वही फाइनल होता है। आपने सही कहा कि वो पूरी तरह से डिसीजन नहीं कर पाती हैं। जब डिसीजन नहीं कर पाती हैं तो एक मलाल रहता है। अगर महिलाएं डिसीजन मेकर हो गई सर, तो काफी विकास कार्य होंगे और महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। महिला की सशक्तिकरण की जो परिपाटी है तभी पॉसिबल हो पाएगी जब महिलाओं को डिसीजन करने का मौका दिया जाएगा, ताकि महिलाएं अपना काम कर सके। सिर्फ चुनाव तक महिलाएं सीमित रहती हैं, प्रधान बन गई, प्रमुख बन गई, फिर वो घर में बैठ जाते हैं। उनके पति, उनके घर वाले कहते हैं तुम घर में बैठ जाओ और सारा काम हम खुद ही संभालते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम की बात है आज भी हमारे उत्तराखंड में, हमारे जनपद चमोली में। हम चाहते हैं महिलाएं सशक्तिकरण तभी लाइन पाए, धरातल पाए, जब महिलाएं खुद अपना डिसीजन ले और अपने जो ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, खुद का काम करे, अपने क्षेत्र की योजनाओं, विकास योजनाएं बनाए, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, और जो सरकारी योजनाएं है वो जन जन तक पहुंचे। चाहे वो कोई मकान की हो, गौशाला की है, तमाम तरह की योजनाएं तभी जन जन तक पहुंच सकती जब महिलाएं सशक्त होंगी, अपना डिसीजन खुद लेंगी और अधिकारियों के पास जाएंगी, ऑफिस में जाएंगी, कहाँ कौन सी योजनाएं मिलती है, ताकि गाँव में के गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। हम चाहते हैं महिला सशक्त हो। मिलता है तो उसमें अपने आप को एक साबित करने की एक परीक्षा होती है, और जी सर, उसमें सफल होती है महिलाएं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दोहरी जिम्मेदारी केवल महिला संभाल सकती है। किसी भी पद पे वो आसीन हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी महिला की होती है, और उसे एक संस्कार कहिए, एक हमें विरासत में मिली है महिलाओं को। ये आज भी कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन महिला की जो सोच होती है वो किसी भी पद पे हो, वो देख के चलती है कि घर का काम है मेरा, इस काम को मुझे पूरा करना है, तो वो पूरा कर पाती है। चलिए, हमारे साथ आशा नोटियाल जी भी हैं। मैम, आपका स्वागत है। आशा नोटियाल जी हमारे साथ केदारनाथ से विधायक हैं, और उन्हीं से एक बार हम रूबरू होंगे। मैम, पंचायत राज का सफर, नमस्ते। पंचायत राज के सफर को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी भी अगर उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि 2 चरण में आपके यहाँ पे चुनाव है, कैसा सफर है, क्या स्थिति है पंचायत राज की? मैं बेबाक बात जानना चाहूंगा, क्या महिलाएं स्वतंत्र रूप से फैसले कर पा रही हैं, या अभी भी उन्हें आवश्यकता है मोटिवेट करने की, उन्हें डिसीजन खुद के लेने की, या परिवार के लोग उनका डिसीजन कर पा रहे हैं? जी आशा जी। चलिए आशा जी कहीं चुनाव प्रचार में हैं, और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो, मौसम भी इस वक्त खराब है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पे बनी हुई हैं। आए दिन लैंडस्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन वहां पे क्योंकि प्रकृति का भी अपना एक रूप होता है। तो चलिए, हम अभी तो पंचायत राज चुनाव की तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं, और
जैसे जैसे चीजें नजदीक आएंगी, कुछ आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस महिला सशक्तिकरण इस मिसाल को आगे बढ़ाएं, और हम जरूर चाहेंगे कि लोग इससे जुड़ें और वाकई जिस मकसद के साथ में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो पूरी तरह से उन्हें फ्री हैंड देकर के, फ्री रख करके और फैसले लेने दें, क्योंकि कायदे से तो फैसले लेने का हक उन्हीं का है, लेकिन अभी भी कई बार बात आती है कि उनके पति फैसला करते हैं, कभी दूसरे लोग फैसला करते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी रजनी भंडारी जी ने भी बताया। तो चलिए हम एक जरूर चलते चलते आपसे अपील करेंगे कि जिसके भी जिस डेट को मतदान है उस दिन अपना मतदान यानी कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।